तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दिया थे 3, 1, 4 और बी के -4, 5, -3। तो ये दिया 3, 1, 4 और ये -5 सॉरी -4, 5, -3। तो एक ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोला उसने, एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज जी। ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका नाम क्या दिया बेटा उसने जी। सेंट्रॉइड याद है ना, तो ये जी के कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। क्या दिया जी के कोऑर्डिनेट बोल, जी के कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -1, 2, 1 बोला क्या देखो। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी ऑफ द ट्रायंगल। आपको ये जो तीसरा वाला वर्टेक्स है सी, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले मेरे को बताओ कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सेंट्रॉइड फॉर्मूला इजी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे सबसे पहले, एकदम सिंपल है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A, B, C and G are A bar, B bar, C bar and G bar respectively। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मान लिया बेटा, सबसे पहले क्या मान लिया बोलो पोजीशन वेक्टर। आगे देखो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करो, या पहले जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू निकालो। ए की कोऑर्डिनेट मालूम है ना, तो ए बार का वैल्यू क्या रहेगा बोल, ए की कोऑर्डिनेट 3, 1, 4, तो ए बार क्या रहेगा बोल 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। बी बार क्या रहेगा, बी बार क्या रहेगा बोल -4i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, एंड जी बार क्या रहेगा बोल, जी बार -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और सी नहीं पता है वही तो निकालने का फिर, ठीक है। तो अभी यूज करो सेंट्रॉइड फॉर्मूला। व्हाट इज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला, जी बार की वैल्यू बराबर रहती है a बार प्लस b बार प्लस c बार बाय 3। ये 3 इधर ले लो, क्या हो जाएगा 3g इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c को अकेले रख दो क्योंकि वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा बोल 3g माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू c। तो वैल्यूज पुट कर c विल बी 3 into g। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g बार -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस a क्या बेटा 3i प्लस j प्लस 4k माइनस b क्या बेटा -4i प्लस 5j माइनस 3k। ब्रैकेट ओपन करते हैं, -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप -3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप प्लस 4i माइनस 5j प्लस 3k। सॉल्व करते हैं इसको, -3i कितना हो गया -6i प्लस 4i -2, ठीक है ना। 6j माइनस j 5j माइनस 5j 0j। लिखो इसको ऐसे देखना, 6j में से माइनस j करोगे प्लस 5j माइनस 5j 0j, ठीक है। फिर आगे 3k माइनस 4k माइनस k प्लस 3k प्लस 2k। ये आ गया c बार का वैल्यू। तो टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ c, -2, 0, प्लस प्लस 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c आर c इक्वल टू -2, 0, प्लस 2। खत्म हो गया, ये आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC, तो ये ट्रायंगल के ऊपर था, एक इसके ऊपर है टेट्राहेड्रॉन के ऊपर। क्या नाम दिया टेट्राहेड्रॉन का, OABC। लेट अस ड्रॉ इट, बना लेते इसको। तो ये लिया ट्रायंगल, ये ऊपर का पॉइंट, तीनों को इससे ज्वाइन कर दो, ये बन गया टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम है इसका, OABC। आगे देखो, if the centroid of a tetrahedron OABC is 1, 2, -1, ये किसकी वैल्यू दी है 1, 2, -1, सेंट्रॉइड की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है बोल, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे कहीं रहेगा ना सेंट्रॉइड G, ठीक है। तो आपको G का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया G का कोऑर्डिनेट 1, -2, 1, 2, माइनस कर 1, 2,
-1, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी है। आगे देख क्या बोला उसने, where A का कोऑर्डिनेट है a, 2, 3, B का कोऑर्डिनेट 1, B, 2, C का कोऑर्डिनेट 2, 1, C रिस्पेक्टिवली, और तीनों में एक एक अननोन है, तीनों में एक एक अननोन, तो तीनों का कोऑर्डिनेट लिख दो। A का कोऑर्डिनेट भी दिया है, B का कोऑर्डिनेट भी दिया है, C का कोऑर्डिनेट भी दिया है। A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है a, 2, 3, a, 2, 3। B का कोऑर्डिनेट क्या है, B का कोऑर्डिनेट है 1, B, 2, 1, B, 2, और C का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2, 1, C, 2, 1, C। अब देखा आगे उसने बोला क्या, रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। अब कोई तो भी एक पॉइंट P है, कोई तो भी एक पॉइंट P है, कहाँ है मालूम नहीं, कहीं तो भी है, कोई तो भी एक पॉइंट P है। अब P के कोऑर्डिनेट क्या है, ABC। P के कोऑर्डिनेट क्या बेटा, ABC, तो उसका डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P व्हिच इज कोऑर्डिनेट इज a, B, C फ्रॉम द ओरिजिन। तो P का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन √x² + y² + z²। याद है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, √x2 - x1 + y2 - y1 z2 - z1 का स्क्वायर है ना, तीनों का स्क्वायर। लेकिन जब एक पॉइंट को ओरिजिन मान लोगे तो ये x1 y1 z1 सब 0 0 0 हो जाते हैं, तो फॉर्मूला क्या बचता है, x² + y² + z² रूट के अंदर, याद है। तो जो पॉइंट P है इसका x y z कौन है बोल, ABC। पॉइंट P का x y z कौन है, अगर ABC मिल गया तो डिस्टेंस निकाल लोगे। तो पहले आपको टेट्राहेड्रॉन की मदद से ABC निकालना है, पहले आपको टेट्राहेड्रॉन की मदद से क्या निकालना है, AB, क्योंकि इसी में तीनों अननोन है, A में पॉइंट A है, B में B है, C में C है, इसी में तीनों अननोन है। तो पहले टेट्राहेड्रॉन की मदद से आपको ABC निकालना। कितने अननोन है इधर, ABC। अगर वो जो O दिख रहा है ना, O, उसको भी एक पॉइंट मान लोगे, ओरिजिन नहीं मानोगे, तो कितने अननोन हो जाएंगे, 6। O के भी तो 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, x y z। O के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x, y, z। तो O के 3 कोऑर्डिनेट 3 और ये ABC 3, कितना हो गया, 6 अननोन। सॉल्व कर देना, कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं पाएगा 6 अननोन, इतनी इक्वेशन बनेगी नहीं आपकी। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्टीमेटली आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, पॉइंट O को ओरिजिन मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा, मतलब ओरिजिन। मतलब हम लोग A, B, C और G इन चारों का पोजीशन वेक्टर ही निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू O। क्या सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप A को मान लो ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान के उसी से आप सबका पोजीशन वेक्टर निकालते हो। तो यहाँ पर मैं किसको मान ले रहा हूँ, ओरिजिन O को मान ले रहा हूँ। तो देख मैं लिख कैसे रहा इसको, इधर थोड़ा सा अलग लिखिए, देख कैसे लिख रहा हूँ, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B, C एंड G। O लिखेंगे इधर, O लिखेंगे या नहीं, पॉइंट A, B, C एंड G आर क्या बोल, A बार, B बार, C बार एंड G बार रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर खत्म नहीं होगा, रुको, रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। तो ये सारे पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट से निकाले, O के रिस्पेक्ट से निकाले, मतलब इधर ओरिजिन O को मान, ऐसा समझा अच्छे से। तो अगर ओरिजिन O को मान रहे हो तो O के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे फिर, 0, 0, 0। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपके हिंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। O के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बेटा, 0, 0, 0। समझ में आ रही चीज है, इज इट वेरी मच क्लियर, सबको समझा। तो मुझे बताना फिर सब लोग, A बार की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, A बार कितना रहेगा बोल, A आई कैप रे, A बार A आई कैप प्लस बोलो 2j कैप प्लस 3k कैप, B बार I कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप, C बार 2i कैप प्लस j कैप प्लस ck कैप एंड G बार, आप बोलो G बार I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। O बार, O कौन है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, यानी O बार जो है ये एक नल वेक्टर है। 0 वेक्टर मतलब नल वेक्टर। समझ अच्छे से। अभी टेट्राहेड्रॉन के सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड, G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस चौथा पॉइंट कौन सा इधर, O बार डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय, सॉरी इसको हटा के दियो, कौन है बेटा वो, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को प्लस में नहीं भी लिखेंगे तो भी चले, 0 0 0 ऐड करके कुछ चेंज कर लेगा क्या, नहीं हटा दो,
सब में अच्छे से चाहिए तो यहाँ पे लिख लेना सिंस ओ बार इज नल वेक्टर लिख सकते हो या और क्या लिख सकते हो जीरो वेक्टर। अब सबका वैल्यू या पहले ये 4 को इधर ले रखा है, ये 4g बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, 4 को ऐसे रख दो, g बार हाउ मच इज g बार, देखो g बार कितना है, ये रहा i प्लस 2j माइनस k इक्वल्स टू a कितना है बेटा ai 2j 3k, b कितना है b बोलो 2i सॉरी i bj कैप 2k कैप, c क्या है c 2i कैप प्लस j कैप प्लस c कैप, चार को अंदर ले जाओ क्या बनेगा 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप। इधर i वाले एक साथ, j वाले एक साथ, k वाले एक साथ। i वाला कौन कौन है, ai i और 2i, तो सब में से i कैप कॉमन, क्या बचेगा बोल a प्लस 1 प्लस 2, फिर j वाला सब एक साथ, तो j वाला कौन कौन है देख 2b1 2 प्लस b प्लस 1 करेक्ट है। k वाला कौन है देख k वाला प्लस सब में से k कैप कॉमन, k वाला कौन कौन है देखो k वाला कौन कौन है 3 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 प्लस, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ब्रैकेट के अंदर देखो दो नंबर ऐड होंगे ना, तो क्या हो जाएगा बोल 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस 2 3 i कैप प्लस 2 प्लस 1 3, तो b प्लस 3 j कैप प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस c k कैप इक्वल टू ए साइड एक वेक्टर इक्वल टू वो साइड एक वेक्टर, दोनों इक्वल है, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी, कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी बोल सेम। तो पहला a प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर, a प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर बोल 4 के बराबर। दूसरा b प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर, b प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर 8 के बराबर। तीसरा 5 प्लस c की वैल्यू किसके बराबर -4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या रहेगी 4 प्लस 3 उधर गया -3, तो a कितना हो गया 4 -3 1, b 8 ऐसे ही प्लस 3 उधर गया -3, b का वैल्यू 8 -3 5, c -4 ऐसे प्लस 5 उधर गया तो -5, तो c का वैल्यू -3 आ गया abc। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p will be, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या थे abc थे ना, तो क्या लेंगे उसके कोऑर्डिनेट 1, 5, -9। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान से देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का जब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, जरा ध्यान से देखना, इसको OP लिख देता हूं, क्या लिख देता बोल OP, O बोले तो ओरिजिन, P बोले तो पॉइंट P, तो OP डिस्टेंस OP क्या रहेगा इसका फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इधर ये जो कोऑर्डिनेट्स आए यही कौन है बेटा x y z है, वैल्यूज पुट करो, अंडर रूट x स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर, y स्क्वायर 5 स्क्वायर, z स्क्वायर -9 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 है ना, कितना रहेगा बोल 1 और 5 6, 6 और 1 7, 8 और 2 10, तो OP की वैल्यू क्या है अंडर रूट 107 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन निकालने बोला था, निकालने, समझा अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला देखो आगे फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, एक टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड निकालना है बेटा, सेंट्रॉइड निकालना है टेट्राहेड्रॉन का विद वर्टाइसेस K L M N, क्या ही सिंपल क्वेश्चन। टेट्राहेड्रॉन के चारों वर्टाइसेस की वैल्यू दे दी है, सेंट्रॉइड का वैल्यू पता करना है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो सब लोग ध्यान से देखो, टेट्राहेड्रॉन का जो नाम दिया है पहले वो देख लो, लेट्स से दिस इज द टेट्राहेड्रॉन, क्या नाम दिया है K L M N, और फिर सेंट्रॉइड को मान लेते बेटा G, सेंट्रॉइड को क्या मान लेते बोल G। तो K L और M और N चारों के कोऑर्डिनेट दिया है ना,
के एल एम और एन चारों का कोऑर्डिनेट दिया। के का क्या दिया बोल 5 - 7 0 5 - 7 0 एल 1, 5, 3 एम 4, -6, 3 एन 6, -4, 2। तो चारों के कोऑर्डिनेट दिए हुए अपने को। करना क्या अपने को जी के कोऑर्डिनेट निकालना है। किसके कोऑर्डिनेट निकालने बेटा जी के कोऑर्डिनेट निकालने। जी का कोऑर्डिनेट पता करना एकदम सिंपल है। सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जी का पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा तो क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स बोलो के एल एम एन एंड जी आर बोलो के बार एल बार एम बार एन बार एंड जी बार रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो के बार एल बार एम बार और एन बार चारों का वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के बार देख 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस 0k कैप। एल बार i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। एम बार 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। एन 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k। ठीक है। Now use the formula. What is the formula of centroid? G is equals to चारों साइड का पोजीशन वेक्टर यानी कि k बार l बार m बार प्लस n बार डिवाइड बाय 4। सही है। क्या हो जाएगा देखो g बार इज इक्वल्स टू k बार। व्हाट इज k बार 5i माइनस 7j प्लस 0k l i प्लस 5j प्लस 3k m बोलो m 4i माइनस 6j प्लस 3k n 6i 4j सॉरी माइनस 4j प्लस 2k द होल डिवाइडेड बाय 4। तो जी बार क्या है जी बार इज इक्वल्स टू 5i प्लस i कितना गिरे 6i 4i 10i 6i 16i। सही है। माइनस 7j प्लस 5j माइनस 7 प्लस 5 कितना गिरे माइनस 2j माइनस 2j माइनस 6j माइनस 8j माइनस 8j माइनस 4j माइनस 12। 0k को हटाओ 3k प्लस 3k 6k 6k प्लस 2k 8k तो होल डिवाइडेड बाय 4। सब में से 4 कॉमन ले लो क्या बचेगा बोल 4i 3j 2k डिवाइड बाय तो जी बार का वैल्यू 4i माइनस 3j प्लस 2k। अपने को जी का कोऑर्डिनेट निकालने बोला था ना। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ g are g is equals to 4, minus 3, 2। This is your answer. एक्सरसाइज 5.2 भी हो गई फिनिश। ठीक है। हर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट और दूसरा है डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट। डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन दो कंसेप्ट है। ठीक है। पहला है स्केलर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के फिर फोर्थ एक्सरसाइज में आपको वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट है और फिफ्थ एक्सरसाइज में अपने को बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से। ठीक है ना। यानी ये तीनों एक्सरसाइज लाइन से प्रोडक्ट के ऊपर ही डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और बॉक्स प्रोडक्ट। खाली इस एक्सरसाइज में ना उसने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा सा घुसा दिया और फोर्थ एक्सरसाइज में भी उसके 2-3 क्वेश्चन घुसा। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोलो पहले ध्यान से देखो सब लोग। सबसे पहले याद करो 11th स्टैंडर्ड जब भी दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर नंबर 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे वेक्टर नंबर 2 से। तो जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको आंसर में या तो एक स्केलर आएगा या तो एक वेक्टर आएगा। वो डिपेंड करता है कौन से दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इफ यू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स एंड यू गेट अ स्केलर तो ऐसे वेक्टर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे वेक्टर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। एंड इफ यू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर
एंड यू गेट अ वेक्टर एज आंसर, देन ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है बोल, वेक्टर प्रोडक्ट। याद है इसको बहुत डिटेल में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं विद सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, करेक्ट है ना। तो अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके आंसर में स्केलर है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके आंसर में वेक्टर है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फिजिक्स का लेक्चर नहीं चल रहा है इसलिए हम लोग इसके ज्यादा डेप्थ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो आज का क्या है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, जिसका और एक नाम क्या है बोलो, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसको हम लोग किससे दिखाते बोल, डॉट से दिखाते। किससे दिखाते बेटा, डॉट से। तो मेरे पास दो वेक्टर है, समझो ये पहला वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी। कैन यू नोटिस इन दोनों के बीच में सम एंगल बन रहा है, कितना, थीटा। और मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना, तो स्केलर प्रोडक्ट को कैसा लिखते थे, डॉट्स। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं देते, ये क्या बन जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्रॉस आ जाता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, सब में अच्छे से। और जब डॉट रहता है तो उसको स्केलर। नॉर्मल अलजेब्रा में क्या रहता है, ये भी x इंटू वाई है, ये भी x इंटू वाई है, ये भी x इंटू वाई है, और वेक्टर में ऐसा नहीं रहता। वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, ना बीच में डॉट ना बीच में क्रॉस, ये गलत है। वेक्टर ऐसा मल्टीप्लाई होते ही नहीं कभी। वेक्टर में या तो बीच में डॉट लगता है या तो बीच में क्रॉस लगता है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क, तो दोनों अलग होते, दोनों इक्वल नहीं होते, बहुत अलग। समझ रहे? तो नॉर्मल अलजेब्रा में आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, और वेक्टर में आप ऐसे तो लिख नहीं सकते। पहले बीच में आपको या तो डॉट या तो क्रॉस दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा वेदर इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो बीच में डॉट लगता है, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो बीच में क्रॉस लगता है। सब मेरा स्केलर प्रोडक्ट में बीच में डॉट आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में बीच में क्रॉस आता है। समझे अच्छे से? तभी हम लोग पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, उसको दिखाने के लिए बीच में डॉट लगाया जाता है, इसीलिए उसका एक और नाम क्या बोल, डॉट प्रोडक्ट। 11th स्टैंडर्ड याद करो। ए डॉट बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहला वाला जो वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वाला जो वेक्टर है बी, उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ, कोसाइन, कॉस ऑफ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ऐसे निकाला जाता है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा देख, ए का मैग्नीट्यूड एक नंबर रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड भी एक नंबर रहेगा, और कॉस ऑफ थीटा भी क्या रहेगा, एक नंबर। तो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करके नंबर ही आएगा ना, और नंबर मतलब क्या, स्केलर। तो इसी को तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं ना। दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके आंसर में क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। तो ए डॉट बी का ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या रहेगा बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर। सबको एकदम अच्छे समझा? अब अपने को डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, देन विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी। बेटा सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। पहली प्रॉपर्टी, ए डॉट बी का वैल्यू 0 कब होता है, ए डॉट बी का वैल्यू 0 कब होता है। तो ए डॉट बी का वैल्यू दो केस में 0 होता है। पहला, या तो ए 0 है या फिर बी 0 है। ए और बी में से दो कोई तो भी एक 0, और लिखा है इधर, और दोनों 0 नहीं हो सकते। 0 इंटू 0 करके कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड। 0 बाय 0 करके भी कुछ नहीं होता, मालूम है ना, ठीक है ना। तो या तो a 0 है या तो b 0। तो इस केस में a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम सिंपल है। दोनों में से अगर एक वेक्टर 0 हो गया तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। दो में से किसी भी एक की वैल्यू 0 रखोगे, पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0। सही है। लेकिन अगर a भी नॉन 0 है और b भी नॉन 0 है, दोनों नॉन 0 है, दोनों ही 0 नहीं, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो भी a डॉट b 0 हो सकता है। कब कब कब, जरा ध्यान से देख, कब, जब a वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसको, b वेक्टर। तो अगर a वेक्टर b वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना रहेगा बोल, 90 डिग्री। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90, और cos 90 कितना होता है बेटा, 0। तो जब आप a डॉट b निकालोगे, a डॉट b की वैल्यू आएगी a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा, और cos थीटा तो 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया पूरा कितना हो जाएगा, 0। तो a डॉट b का वैल्यू 0 कब होता है बोल, दो कंडीशन, या तो दो में से कोई एक 0 रहेगा, और अगर दोनों ही 0 नहीं है मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बोला लिखा, अगर दो वेक्टर क्या है बेटा बोलो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए एक वर्ड और यूज होता है, परपेंडिकुलर को ही हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब भी क्या है बोलो, परपेंडिकुलर वेक्टर, सेम चीज है। तो अगर क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल लिखा तो डर नहीं जाने का, बोलो ऑर्थोगोनल ये क्या है। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या है, परपेंडिकुलर।
इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल देन देयर स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। उनका स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काम आएगा ये। अगर आपको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, क्या करोगे? उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। कितना आना चाहिए? जीरो। आ गया मतलब प्रूफ हो गया, खत्म। समझा? तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको डॉट प्रोडक्ट की याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड चीज, डॉट प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू और बी डॉट ए का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? बोल सेम है, क्योंकि ए डॉट बी भी रहेगा ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए भी रहेगा बी ए कॉस थीटा। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? सेम ही है। ए बी और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, चाहे ए बी और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो या फिर बी ए और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो, तीन नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। समझ रहे? तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा? कम्यूटेटिव होती है, सेम होती है, कम्यूटेटिव, ठीक है ना। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लिख दोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए डॉट बी की वैल्यू बराबर होती है किसके? बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तीसरा, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ए डॉट बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आप डॉट प्रोडक्ट इसको दे दो, ए डॉट बी, फिर आप ए डॉट प्रोडक्ट इसको दे दो, ए डॉट सी, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। सेकेंड चीज, आप डॉट प्रोडक्ट की मदद से कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हो। आप डॉट प्रोडक्ट की मदद से कोई भी दो वेक्टर के बीच का क्या निकाल सकते हो बेटा? एंगल। ये कैसे? फाइंडिंग एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा आप निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट की मदद से। कैसे? देख, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही होती है ना। यहाँ से थीटा मुझे निकालना है, थीटा का फॉर्मूला मुझे निकालना है। क्या करोगे? बोलो कॉस थीटा को अकेला कर दो, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बोल, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आएंगे तो डिवाइड करेंगे, सही। फिर थीटा यहाँ से निकाल लो, क्या कॉस उधर कर दोगे क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। तो इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अब एक चीज और, अगर समझो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ध्यान से देखना, मेरे पास एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k, यानी i j k के टर्म्स में दिया हुआ है। x1 y1 j1 इसके i j k का कंपोनेंट है। और एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास b, इसकी वैल्यू है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है और मुझे a डॉट b का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? बोल, a डॉट b का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं मालूम? i वाले को मल्टीप्लाई करने का, j वाले को मल्टीप्लाई करने का, k वाले को मल्टीप्लाई करने का, तीनों को ऐड कर। देख, इसके i के साथ क्या है? x1, इसके i के साथ क्या है? x2, तो x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट इफ यू हैव टू वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर i j k के टर्म्स में है और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे निकाला जाता है। अच्छा, इसी केस में मेरे को बताना a बार और b बार दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ना। a बार का मैग्नीट्यूड कैसा है? बोल, अंडर रूट करते हैं ना, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब b बार का मैग्नीट्यूड क्या है? बोल, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप a बार b बार a डॉट b तीनों निकाल सकते हैं। तो मैं वापस से नया फॉर्मूला लिख के दूं, जरूरी है क्या? नहीं। समझ गया ना कैसे करने का? वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। इज इट वेरी मच क्लियर? एक ये चीज हो गई। सेकंड चीज, कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो सकता है? पहले तो ये समझो बेटा, कोई भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है ना बेटा, ये एंगल ये 0 से 180 के बीच में ही होगा। 0 से 180 के बीच में ही होगा। ये देखिए, अगर ये वेक्टर ऐसा है, ध्यान से देखना सब लोग, अगर ये वेक्टर ऐसा है तो एंगल कितना रहेगा? 0। 10 20 30 40 50 60 70 कितना हो गया? 90 100 110 120 130 180 180 से ज्यादा भी तो हो सकता है। कर जरा 180 से ज्यादा, कर 180 से ज्यादा। ये एंगल है ना, ये जरूरी नहीं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ही नाम
आप एंगल को कोई भी डायरेक्शन में नाप सकते हो बेटा। तो जब ये 180 से ज्यादा होगा तो हम लोग ये वाला एंगल नहीं लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे बोल? ये वाला एंगल लेंगे। समझ अच्छे से? एंगल 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 0 से 180 के बीच में ही रहेगा एंगल। 0 से 180 के बीच में ही रहेगा एंगल। अब यहाँ पर 3 केसेस है, सब लोग ध्यान से देखना। 3 केसेस। पहला, थीटा इज एक्यूट। थीटा इज एक्यूट। एक्यूट याद है ना? अर्ध जाविया किसको बोलते हैं? 0 से 90 के बीच में। तो जो थीटा का वैल्यू है, जो थीटा का वैल्यू है 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा है। थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम। 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम। ना 0 के बराबर है ना 90 के बराबर। 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम। ठीक है ना? 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर ऐसा रहेगा तो मुझे बताना बेटा फिर कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा यहाँ पर? ये 0, ये 90। 0 से 90 के बीच में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो cos थीटा भी क्या रहेगा? cos थीटा इज पॉजिटिव। cos थीटा क्या रहेगा बोल? अभी हमने देखा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बोल? a डॉट b डिवाइड बाय a बार का मैग्नीट्यूड b बार का मैग्नीट्यूड। तो ये भी क्या रहेगा बोल? पॉजिटिव। अब बेटा इसमें नीचे कौन है देख? मॉड है। मॉड मॉड बोले तो मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही क्या होता है? तो उसको तो साइन नहीं करते, वो तो पॉजिटिव रहेगा। बचा कौन? a डॉट। तो a डॉट b का वेक्टर क्या रहेगा बोल? पॉजिटिव। यानी कि अगर कभी भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब क्या? ग्रेटर देन 0 ना। अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो कैसा है? एक्यूट। कैसा है बेटा? 0 और 90 के बीच में। पहला समझा? दूसरा केस ध्यान से देखना। दूसरा केस क्या होगा अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए? थीटा क्या हो जाए बोल? थीटा इज ऑब्ट्यूज। उनफर्जा याद है? किसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज? किसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज? 90 से ज्यादा। तो 90 से ज्यादा कहां तक रह सकता है बोल? 180। 90 से ज्यादा सर 200 भी तो रहे नहीं। 180 के ऊपर लेंगे क्या एंगल? नहीं। तो 90 से ज्यादा कितना रहेगा बोल? 180। तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो सब लोग ध्यान से देखना बेटा। इस केस में cos थीटा क्या रहेगा बोल? सब लोग ध्यान से देख। 90 से ज्यादा 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल साइंस एस, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ये कौन? cos क्या रहेगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। तो a बार डॉट b बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ a बार इनटू मॉड ऑफ b बार। दिस विल बी आल्सो, ये मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, उसको हटा दो तो पॉजिटिव रहेगा। बचा कौन? a डॉट b। यानी नेगेटिव कौन है बेटा? a डॉट b नेगेटिव है। नेगेटिव यानी लेस देन 0। इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज। सेकंड केस, एक सेकंड केस एकदम अच्छे से समझा, एकदम अच्छे से समझा। थर्ड केस जो आप ऑलरेडी जानते हो, थर्ड केस जो आप ऑलरेडी जानते हो। थीटा इज 90 डिग्री। थीटा कितना है बोल? a डॉट b कितना आएगा? थीटा इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर। थीटा 90 डिग्री रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा रे? 0। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। अगला केस, थीटा इज 0 डिग्री। थीटा क्या बेटा? 0 डिग्री। थीटा कितना है बोल? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर, 0 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कुछ एंगल ही नहीं, यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जा रहे मतलब पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से, अगर थीटा 0 है तो cos थीटा कितना आएगा बोलना? cos थीटा कितना आएगा? cos 0 ना। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो a डॉट b क्या रहेगा फिर बोल? a डॉट b विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। और cos थीटा कितना हो गया बेटा? cos थीटा तो 1 हो गया। तो ये हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। cos थीटा हटा दो। तो अगर एंगल 0 है तो क्या करने का मालूम? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देने का।
अगर एंगल 0 है तो क्या करने का बोल, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करने का। वही तो किया ना इधर, वही तो किया ना। अच्छा अगर मैं आपको ये निकालने बोलूं तो इसी से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफी काम आता है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ए डॉट ए निकाल, ए डॉट ए, यानी पहला वेक्टर कौन सा है, ए, दूसरा वेक्टर भी कौन सा है, ए ही है, दोनों वेक्टर सेम है, तो थीटा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ए डॉट ए करोगे तो थीटा कितना रहेगा, वो 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और 0 का 0 कितना होता है 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चले, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी का स्क्वायर। क्वेश्चन में बहुत काम आता है बेटे, समझ में आ रहा अच्छे से। ऐसा किसी स्टेप में लिखा रहेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके नीचे मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अल्लाह सॉरी, ये कैसा हो गया, समझे ना। एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या आती है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या आती है बोल, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी की मदद से कुछ और, इधर ध्यान से देखना। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई जे के याद है, आई एक्स एक्सिस पे रहता है, जे वाई एक्सिस पे, के जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे को कैसे रखते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर 0, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर 0, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इन तीनों का ही वैल्यू क्या होता है बोल, क्योंकि आई जे को परपेंडिकुलर होता है, जे के को परपेंडिकुलर होता है, के आई को परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे कितना आएगा, 0। कितना आएगा बोल, 0। नेक्स्ट चीज, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बोल, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई कैप कौन है, कैप बोली तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना है। मतलब कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, के वेक्टर डॉट के वेक्टर, तो अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0, सेम का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, के आई डॉट के। समझ में आ रहा है, कोई भी दो अलग अलग का करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 0, और सेम का करोगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन तीनों का वैल्यू कितना आएगा बोल 1। सबको अच्छे से समझो, किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना पक्का, सबको एकदम अच्छे समझ में। मतलब लास्ट चीज, आखिरी चीज, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, परछाई, साया बना। क्या बना बेटा, साया बनाना। सब लोग बोर्ड पर देखना, सब लोग बोर्ड पर देखना। समझो मेरे पास एक वेक्टर है, एक इसका नाम है ए, और एक दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है बी। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या बोल, मुझे क्या करना है, बी का प्रोजेक्शन लेना है ए पर, बी का प्रोजेक्शन लेना है ए पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉर्च रख के ऐसा जलाऊं, हाँ सही है, यहाँ पे लाइट सोर्स लेके ऐसा जलाएंगे। तो जब आप इसको जलाओगे तो बी की परछाई ए पर बनेगी ना, वो रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। वो क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। कैसे बनेगी, देख यहाँ से लाइट आ रही है ऐसा सीधा, ऐसा लाइट आ रही है यहाँ से, सर यहाँ पे फॉल करेगी ना लाइट, तो बी की परछाई यहाँ पर कैसे बनने वाली है, तो जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन है बोल, ये कौन है, ये कौन है बोल, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब मुझे बताना, ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको ब्लू वाली एरो, स्केलर है वेक्टर है, स्केलर है वेक्टर है भाई, एरो है इसमें, एरो है मतलब वेक्टर है। तो आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो। यानी आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो या तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो जब आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे, सिर्फ लेंथ निकालोगे, तो उसको बोला जाता है स्केलर प्रोजेक्शन। क्या बोला जाता है बोल, स्केलर प्रोजेक्शन। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालोगे तो वेक्टर प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन की कितनी टाइप होती है, 2, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला जाता है,
और वेक्टर प्रोजेक्शन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो पहले देखते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। पहले देखते हैं बेटा स्केलर प्रोजेक्शन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सब ध्यान से देखना। स्केलर प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बी वेक्टर का ए वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? बोल, ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रहा है उसके बराबर। बेटा याद करो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किसी वेक्टर का दो टुकड़ा कैसे किया है। तो इस बी वेक्टर का दो टुकड़ा कर, एक इधर आएगा एक इधर, ए थीटा के साथ है ना, क्या रहेगा? बी कॉस थीटा। तो इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर रहेगा? बोल, बी कॉस थीटा। मुझे तो आपको ये प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। फिजिक्स में हमने इसको बे इंतहा बार यूज किया ना, 12 कई बार हमने इसको यूज किया। बी डॉट कॉस थीटा। इसमें बी क्या रहता है? इसमें बी क्या रहता है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ बी लिखूं या ऐसे लिखूं, बात एक ही। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग, बी वेक्टर कॉस थीटा को ऐसे रहते, ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई करते रहो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। कर सकते हैं नहीं? ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बोल, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा? कौन है ये? ए वेक्टर में बी वेक्टर कौन है? ए डॉट बी। तो देख सकते इधर क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। क्या आएगा? बोल, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोजेक्शन। ये किसका फॉर्मूला है? बोल, इसको याद कैसे रखेगा? बी का प्रोजेक्शन निकाल लो ए पर ना, बी का प्रोजेक्शन निकाल लो ए पर, तो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नीचे क्या आएगा? बोल, मैग्नीट्यूड, और ऊपर ए डॉट। अगर ऐसा करते तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, मतलब यहां पे टॉर्च रखते हैं, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर। तो बाद में कौन आ रहा है? बोल, बाद में कौन आ रहा है? बी। तो नीचे क्या था? बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ऊपर ए डॉट बी। इजी। कैसे याद रखना है? समझा नहीं? कैसे याद रखना है? समझा? ऊपर तो ए डॉट बी आएगा, वो फिक्स है। जो बाद में आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा। अगर बी ऑन ए लियो तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, और ए ऑन बी लियो तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। समझा? ये पहला हो गया कौन सा? स्केलर प्रोजेक्शन। अभी किसकी बारी? वेक्टर प्रोजेक्शन। भाई मेरे वेक्टर प्रोजेक्शन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ए वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है ए क्या। ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है? बोल, ए क्या है। तो इधर ध्यान से देखना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये क्या रहेगा? पहले तो ये वाली लाइन का मैग्नीट्यूड कितना है? वो लाइन का मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, चलेगा? बी कॉस थीटा इनटू डायरेक्शन किससे दिखाएंगे? बोल, यूनिट वेक्टर से। डायरेक्शन किससे दिखाएंगे बेटा? यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर कौन है इधर? ए क्या। नेक्स्ट स्टेप देखना सब लोग ध्यान से, ये बी कॉस थीटा को ऐसे रहने दो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये काम वही है जो पहले भी किए थे, कुछ अलग है क्या? नहीं। इनटू यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। याद कर पढ़ा था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो ए क्या यहाँ पर क्या आएगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चाहिए तो यहाँ लिख लेना, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला रहता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो अब देखिए क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या आएगा? बोल, ए डॉट बी। सही है, ए डॉट बी। यहाँ कौन है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सॉरी, इसको कैसे याद है? इसमें भी पहले चुपचाप ए डॉट बी लिख देने का, जैसे वहां करते हैं। इसमें भी पहले चुपचाप ए डॉट बी लिख देना। वहां पे क्या याद रखने का था? जो बाद में आता था उसका मैग्नीट्यूड नीचे ले देते। यहाँ पे क्या याद रखना है? जो बाद में आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे लेना है और उसी को ऊपर लेना। यहाँ पे बाद में कौन आया है? ए। तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे आ गया और ए ऊपर आ गया। सही है। तो सिमिलरली बताओ
वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या लेगा बोल, पहले दो चुपचाप ले लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे बोल, बोलना ए डॉट बी, फिर बाद में कौन आया बी, तो नीचे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ऊपर बी, खत्म, ये हो गया वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। समझा अच्छे से? तो डॉट प्रोडक्ट के जितने भी कंसेप्ट आपको एक्सरसाइज में काम आएंगे सारे डॉट प्रोडक्ट पूरा होगा। समझा अच्छे से? अभी देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व। मेन बच्चों के ऊपर है ना, कुछ बच्चे बहुत अल्टर रहते हैं। जैसे एक बार क्या, क्योंकि उसका क्वेश्चन नंबर 1 डॉट प्रोडक्ट से नहीं सॉल्व होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होगा। उसने पता नहीं जिसको ये एक्सरसाइज दी है, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ करेंगे, ठीक है ना? वो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा सब लोग, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 2, बात नहीं। इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी दो वेक्टर दोनों एक दूसरे को कैसे बोल, परपेंडिकुलर। क्या बोला अपने को, प्रूव दैट ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो एकदम सिंपल है, इधर देख, सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, है ना? उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे को क्या बेटा, परपेंडिकुलर। तो आप लोग मुझे बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, 0, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू भी क्या रहेगा, भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। तो जो कंडीशन दी है उसकी मदद से मेरे को ये मिल गया। अब जो प्रूफ करना है वो देखो, एलएचएस लो, क्या प्रूफ करना है, एलएचएस क्या बेटा, बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या करेंगे इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, वो स्केलर्स के लिए लगता है, वेक्टर्स के लिए नहीं पॉसिबल है वो फॉर्मूला। इसको कैसा लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों आपस में क्या हो रहे बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब ब्रैकेट को ओपन करो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। सही। अभी देखो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बोला था याद, ए डॉट ए बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का वैल्यू 0 प्लस बी डॉट ए का वैल्यू 0, बी डॉट बी बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, कितना हो गया ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है किसकी, एलएचएस, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ टेक आरएचएस, व्हाट इज आरएचएस, टेल मी व्हाट इज आरएचएस, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। कैसा लिखोगे इसको, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ओपन करो ब्रैकेट, ए डॉट ए प्लस माइनस माइनस ए डॉट बी माइनस प्लस माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। बेटा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी 0, बी डॉट ए 0, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो आरएचएस में कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कुछ दिखा, दोनों क्या आ रहा है बेटा, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2, LHS is equals to RHS, hence proof। आ जाएगी, समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी। आपको सी की वैल्यूज निकालना है कि सी की क्या वैल्यूज हो सकती है, सो दैट ताकि फॉर ऑल द रियल एक्स द वेक्टर्स xci माइनस 6j प्लस 3k एंड xi प्लस 2j प्लस 2cxk मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। दो वेक्टर दिया है, बोला इन दोनों के बीच का वेक्टर का एंगल कैसा है, बोल ऑब्ट्यूज। और आपको सी का वैल्यू निकालना है कि क्या हो सकता है। तो पहले दोनों वेक्टर को नाम दे दो। लेट्स से पहला वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर है बी बार। क्या दिया ए बार, देखो ए बार क्या दिया बेटा आपको, xci कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k। बी बार क्या बेटा, xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 2cxk। समझ में अच्छे से? अब उसने बोला क्या, सिंस एंगल बिटवीन बोथ फैक्टर, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज, दोनों के बीच का एंगल क्या बेटा, ऑब्ट्यूज। अभी कंडीशन क्या रहता है, एक्यूट होता है तो ए डॉट बी पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज होता है तो ए डॉट बी नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी का वैल्यू क्या रहेगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो लेस देन 0।
सही है। ए और बी की वैल्यू रखो, व्हाट इज एक्स सी आई कैप माइनस, या फिर वैल्यू मत रखो, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था ना, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, आई वाला मल्टीप्लाई जे वाला मल्टीप्लाई के वाला मल्टीप्लाई, अब बीच में प्लस, तो x इंटू एक्स क्या, सॉरी x इंटू एक्स क्या हो गया बोल, सी एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स क्या हो गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 इंटू 2 कितना होगा बोल, माइनस 12 प्लस 3 इंटू 2cx कितना होगा बोल, 6cx लेस देन 0, तो ये बन जाएगा cx स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, प्लस 6cx प्लस माइनस माइनस 12 लेस देन 0, कैसे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बताइए क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है बोल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आ रही बल्कि लेस देन 0 आ रही, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आ रही बल्कि लेस देन 0 आ रही, तो इसकी दो कंडीशन होती है। ऐसा दो केस में हो सकता है। कौन से दो केस, या तो जो कांस्टेंट दिख रहा है कांस्टेंट, सॉरी ये जो a दिख रहा है a ये नेगेटिव है, ये क्या है बेटा, या तो a नेगेटिव है, या तो कौन नेगेटिव है बोल, a एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट याद है, b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है डेल्टा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव तभी होती है जब या तो उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो या तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव है, इसकी क्या कंडीशन होगी, या तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव देगा, बोल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, c, तो या तो c नेगेटिव है या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac। b किधर रहता है बोल, x के साथ b रहता है, और जो कांस्टेंट रहता है वो c है, सही। तो b स्क्वायर बोले तो 6c स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है बेटा c, और c क्या है बोल माइनस 12, तो 4ac, इसकी वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 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 प्लस 12 4 द 48c लेस देन 0, दोनों में से क्या कॉमन, 12 और c कॉमन, 12 और c कॉमन, क्या बचा 12 दिया 36, एक c चले गया, एक c बचा, 12 चौक 48, c बाहर चले गया लेस देन 0, ये 12 क्या है नंबर है ना, वहां जाएगा 0 के पास डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो क्या बचा c इंटू 3c प्लस 4 का वैल्यू लेस देन 0, सही है। ये 12 उधर जाएगा ना 0 के पास, तो जब ये 12 को 0 के पास लेके जाओगे तो 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा, सही है। अब दो नंबर मल्टीप्लाई होके वैल्यू 0 से छोटी आ रही मतलब नेगेटिव हो रही है बेटा, दो नंबर मल्टीप्लाई होके लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसके दो ही केस है, या तो पहला नंबर नेगेटिव है या फिर दूसरा नंबर नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो आंसर पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हो गया तो भी आंसर पॉजिटिव है। माइनस इंटू माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, आंसर माइनस आने का दो ही केस है, या तो पहला नेगेटिव होना चाहिए या फिर दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर ये दो मल्टीप्लाई होकर लेस देन 0 आ रहा है तो या तो c नेगेटिव है या फिर 3c प्लस 4 नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। ये कंडीशन सेम ही दिख रहा है, तो ये कंडीशन तो फिक्स हो गई, फिर ये कंडीशन तो क्या होगी बेटा फिक्स हो गई। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन निकलेगी, 3c को ऐसे रहते प्लस 4 उधर गया तो माइनस 4, c को ऐसे रहते 3 इधर मल्टीप्लाई गया वहां कर रहे तो डिवाइड, तो दो कंडीशन आ रही c लेस देन 0, एक मिनट ऐसा नहीं करेंगे सॉरी, 3c प्लस 4 लेस देन 0, दोनों साइड माइनस 4 ले लो, क्या हो जाएगा 3c प्लस 4 माइनस 4 0 माइनस 4, तो प्लस 4 माइनस 4 क्या बोल कैंसिल, तो 3c की वैल्यू क्या आएगी बेटा लेस देन 0 माइनस 4 माइनस, तो c का वैल्यू लेस देन माइनस 4/3, हाँ वही बात है, डायरेक्ट करो चलिए, 3c लेस देन माइनस 4, c का वैल्यू लेस देन माइनस 4/3, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आ गई, अभी दोनों कंडीशन को लिखेंगे कैसा, सब लोग ध्यान से लिखना, सब लोग ध्यान से लिखना कैसे लिखेंगे, ये समझ नंबर लाइन ये 0 है, तो या तो c का वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, या तो c का वैल्यू लेस देन माइनस 4/3, माइनस 4/3 समझ यहाँ पे नहीं है, इसके ग्रेटर बोलता है तो ऊपर जाते हैं, लेसर बोले तो नीचे, तो या तो c का वैल्यू 0 से कम है या तो c का वैल्यू लेस, तो इसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हो क्या, नहीं, तो इसको दोनों फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर c लेस देन 0 और c इज लेस देन माइनस 4, या तो c का वैल्यू 0 से कम है या तो c का वैल्यू माइनस 4/3 से
इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना, आप सिर्फ लेस देन 0 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें ये अपने आप आ जाएगा, -4/3 से लेस अपने आप आ जाएगा। देखना ये 0 है, ये -4/3, 0 से कम मतलब ये पूरी वैल्यू, -4/3 से कम मतलब ये पूरी वैल्यू। तो सिर्फ इसको लिखोगे तो ये वाले पॉइंट्स छूट जाएंगे ना, और इसको लोगे तो सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो सीधा ये लिखो, चलेगा डायरेक्ट आंसर सी लेस देन। ये कॉमन है ना, ये रीजन कॉमन है दोनों की, तो ये अपना आंसर है। समझा अच्छे से? क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आगे लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग देखेंगे। Show that sum of the length of projection of the vector on the coordinate axis where p is equals to 2, q is equals to 3 and r is equals to 4 is 9। पहले तो आपको p q r का वैल्यू दिया, p q और r का वैल्यू दिया। p कितना दिया? p कितना दिया? 2। q कितना दिया बोल? 3। और r कितना दिया? 4। और एक वेक्टर दिया आपको, वेक्टर का कुछ नाम दिया, हम लोग नाम लेते हैं। लेट्स से वेक्टर का नाम है a1, वेक्टर का नाम क्या बोल? a1। क्या दिया वेक्टर? देख क्या दिया वेक्टर? pi कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। अब अपने को शो क्या करना है, देखो, शो दैट लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट सॉरी सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 9। ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन लेना है, कहां पर लेना है? कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है, एक्सिस नहीं लिखा है, एक्स आई एस नहीं लिखा है, एक्स ई एस लिखा है। एक्सिस बोले तो प्लूरल, तो कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है? 3। कौन कौन सी? एक्स वाई और जेड। तो इधर ध्यान से देख, मेरा हाथ देख इधर, समझिए एक्स एक्सिस, इधर ध्यान से देखिए, एक्स ये वाई ये जेड, ये आपका वेक्टर है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, पहले इस वेक्टर को एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लिए, उसका लेंथ निकाले, फिर इस वेक्टर को वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिए, उसका लेंथ निकाले, फिर इस वेक्टर को जेड एक्सिस पर प्रोजेक्शन लिए, उसका लेंथ निकाले, तो तीनों के लेंथ का जो सम है वो 9 है। ये प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, समझा? ठीक है ना। अच्छा, इधर कौन सा प्रोजेक्शन लोगे, स्केलर या वेक्टर? खाली लेंथ लेना है ना प्रोजेक्शन का, तो सिर्फ लेंथ लेना मतलब स्केलर। तो सब लोग ध्यान से देखना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान से देखना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस पे स्केलर प्रोजेक्शन, सर ये कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल है, बोर्ड पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। समझो समझो, ये तुम्हारा पी वेक्टर, ए वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है बोल? एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर इमेजिन करो, एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर तो नहीं पता, यूनिट वेक्टर पता है। एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा होता है बोल? आई क्या है, तो ये दूसरा वेक्टर हो गया आई क्या। अब आप ए का प्रोजेक्शन इधर ले लो, ए का प्रोजेक्शन इधर ले लो, मतलब आप ए का प्रोजेक्शन ले लो कौन से वेक्टर पे? आई क्या। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, दैट इज स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन आई क्या, लिख सकता है ऐसे। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन कैसे निकालते सिखाया था, पहले तो दोनों का क्या कर देने का, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट आई डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरा वाला कौन है? आई, तो आई का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, दिखना सब लोग ध्यान से दिखना, क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार? ए बार कितना है? पी आई, बोलना पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। आई कैप कौन होता है? आई कैप कौन होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। ये आई कैप को अंदर लिख दिया, क्या हो जाएगा? पी आई डॉट आई प्लस क्यू जे डॉट आई प्लस आर के डॉट आई। अभी सिखाया था आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, कितना रहेगा? पी प्लस 0 प्लस 0 यानी के पी। तो ध्यान से देखना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, यही निकाले थे ना अभी तक। एक्स एक्सिस पे स्केलर प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या है बेटा? पी। कितनी है ये बोल? पी, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। सही है, सही है। एक चीज नोटिस की क्या, जब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकाले तो क्या है बोल? पी। तो वाई पे निकालोगे तो क्या आएगा? क्यू, और जेड पे निकालोगे तो आर। डबल बार बार मेहनत मत करो, क्या लिखेंगे? सिमिलरली, ध्यान से देखना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, क्या वैल्यू लगेगी इसकी? क्यू, और क्यू है कितना है? 3। फिर
scalar and scalar projection of a vector on z axis क्या रहेगी बोल r और r कितना बेटा 4 तीनों प्रोजेक्शन आ गया अपने को प्रूफ क्या करना था तीनों के प्रोजेक्शन का लेंथ का सम कितना रहेगा 9 देख लीजिए जरा 2 + 3 + 4 तो क्या लिखने therefore sum of length of projections is equals to 2 + 3 + 4 कितना है बेटा 9 hence proof समझो अच्छे से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 5 में Suppose that all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel. एक quadrilateral की सारी साइड लेंथ में इक्वल है और आमने सामने की साइड क्या है बेटा पैरेलल. तो क्या बोला उसने देखो यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. तो अपने को वेक्टर मेथड यूज करके प्रूफ करना है कि उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को क्या रहेंगे बोलो परपेंडिकुलर. सबसे पहले क्या करोगे डायग्राम है ना. तो लेट्स से दिस इज द क्वाड्रिलेटरल नाम दे दिया इसका ए बी सी डी. अब इस क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या दी है उसने इसकी चारों साइड इक्वल है और आमने सामने की साइड पैरेलल. चारों इक्वल और आमने सामने की साइड पैरेलल. अब तो प्रूफ क्या करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या रहेंगे परपेंडिकुलर. इसका डायगोनल मतलब कौन है AC और BD. ये दोनों को क्या प्रूफ करने है अपने को परपेंडिकुलर. तो पहले इधर लिखेंगे लेट द क्वाड्रिलेटरल इज क्वाड्रिलेटरल ABC. मान लिया जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ABCD. अब क्वेश्चन में गिवन जो डेटा है उसको लिखते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो गिवन सबसे पहले क्या गिवन है बोल चारों साइड क्या बेटा इक्वल. तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड आमने सामने की साइड क्या बेटा पैरेलल. तो AB पैरेलल है किसको BC को एंड AD पैरेलल है किसको BC को. AD पैरेलल है BC. ये चीज गिवन ये चीज क्वेश्चन में गिवन. अब प्रूफ क्या करना है देखो बोलो टू प्रूफ दैट. क्या प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है बोलो कि ए डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर यानी AC इज परपेंडिकुलर टू BD. क्या प्रूफ करना है बोल AC इज परपेंडिकुलर टू BD. समझ अच्छे से वेक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल. तो प्रूफ देखो सबको एकदम ध्यान से सुनना. ये और ये साइड एक दूसरे को क्या है पैरेलल भी और इक्वल भी. तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या रहेंगे बराबर है इक्वल है. ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या रहेंगे बोल इक्वल. तो AB वेक्टर विल बी इक्वल टू DC वेक्टर. AB वेक्टर विल बी इक्वल टू DC वेक्टर. अब अपने को करने का क्या है इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है सॉरी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसको और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब ये दोनों क्या प्रूफ हो जाएंगे देख. तो मैं कल कैसे रहा सब लोग ध्यान से देखना बेटा कल कैसे रहा सब लोग ध्यान से देखेंगे. सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में सबसे पहले तो वेक्टर मान लो सबको वेक्टर मान लो. सबको क्या मान लो वेक्टर. AB वेक्टर BC वेक्टर CD वेक्टर AD वेक्टर सबको वेक्टर मान लो. ठीक है ना. AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड और DC वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सबका मैग्नीट्यूड क्या है सबका मैग्नीट्यूड क्या है बोल इक्वल. और पैरेलल में ना AB वेक्टर पैरेलल है किसको DC वेक्टर को एंड DA वेक्टर पैरेलल है किसको CB वेक्टर को. देयरफॉर अब देख ये और ये इक्वल भी है पैरेलल भी. तो सॉरी ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल भी है और डायरेक्शन भी सेम है पैरेलल भी है. तो दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे. तो देयरफॉर AB वेक्टर इक्वल रहेगा किसको DC वेक्टर. ठीक है ना. एंड DA वेक्टर इक्वल रहेगा किसको बोलो DA वेक्टर इक्वल रहेगा किसको CB वेक्टर. यहाँ तक समझा यहाँ तक सबको समझा. अब देखो किसका डॉट प्रोडक्ट निकालना डायगोनल्स का. तो ये वाले डायगोनल को देख क्या डायगोनल को देख ये एक ट्रायंगल में आ रहा है यानी ये पहली साइड है दूसरी साइड तो ये तीसरी साइड. ठीक है ना. तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बोल DBC यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. बोल क्या हो जाएगा जल्दी बोल क्या हो जाएगा. DB वेक्टर विल बी इक्वल टू
अपोजिट सेंस में ये जा रहा है ना, DC प्लस CB, ये वैल्यू आ गई DB वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई बोल DB। सेकंड डायगोनल कहाँ पे है देख, ये रहा सेकंड डायगोनल, दिस इज द सेकंड डायगोनल, ठीक है ना। तो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये दोनों ऑलरेडी अपोजिट जा रहे हैं। तो इसको या तो इसके सेंस में ले लो या इसके सेंस में ले लो, इसको या तो इसके सेंस में ले लो या इसके सेंस में ले लो, दोनों चलेगा, समझ में ये सेंस में ले लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा है, ADC यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। क्या है, अपोजिट सेंस में कौन जा रहा है, अपोजिट सेंस में कौन जा रहा है, DC। तो DC विल बी इक्वल टू DA प्लस AC, DA प्लस AC, देखना ये अपोजिट सेंस में DC किसके बराबर रहेगा, DA प्लस AC। डायगोनल कौन है इन तीनों में, AC है ना, AC, तो उसको अकेला रखो AC को, क्योंकि हम लोगों को डायगोनल को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। क्या रहेगा, DC ये प्लस D इधर आए तो माइनस D, यानी AC का वैल्यू बराबर है DC माइनस DA। AC का वैल्यू क्या है बोल, DC माइनस DA, DC माइनस D। अब ध्यान से देख, अपने को इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर कर लो, कंसीडर डॉट प्रोडक्ट ऑफ कौन DB वेक्टर डॉट AC वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करो। तो DB वेक्टर क्या आया था, देख DB वेक्टर क्या आया था बोलना, DC प्लस CB डॉट AC वेक्टर क्या आया था, DC माइनस DA। तो लेटेस्ट मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ। तो DC डॉट DC करेक्ट है, फिर प्लस माइनस माइनस DC डॉट DA, DC डॉट DA करेक्ट है, प्लस 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 CB डॉट DC करेक्ट है, प्लस माइनस माइनस CB डॉट DA हाँ है ना, ठीक है। अभी तक ध्यान से देख, ये DC डॉट DC को ऐसे रहते, DC डॉट DC को ऐसे रहते, ये DC को भी ऐसे रहते, ये DA को भी ऐसे रहते, प्लस ये CB को देख, CB की वैल्यू किसके बराबर है, DA के, तो CB की जगह पर DA आ गया, CB की जगह पर DA आ गया, और DC को ऐसे रहते, माइनस, फिर से CB की वैल्यू किसके बराबर है बोल, DA के, CB की वैल्यू किसके बराबर है, DA के बराबर है, डॉट करेक्ट है। तो CB की वैल्यू DA के बराबर डॉट DA, इज इट वेरी मच क्लियर। अभी ध्यान से लेगा, ये DC डॉट DC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, DC डॉट DC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या होगा, माइनस DC डॉट DA प्लस, बेटा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, उसको घुमा के भी लिख दे तो भी चलता है, तो उसको घुमा के लिख दे तो क्या आएगा, DC डॉट DA माइनस DA डॉट DA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अभी देख DC डॉट DA ये प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा क्या इधर, DC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस DA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन नोटिस करना जरा बड़ा, नोटिस करना, मैग्नीट्यूड ऑफ DC मैग्नीट्यूड ऑफ DA दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ DC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस DA की जगह पर क्या आ जाएगा, DC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो दोनों सेम है, माइनस वगैरह कितना आएगा बोल, 0। तो DB वेक्टर डॉट AC वेक्टर क्या आया, 0। देयरफॉर DB इज परपेंडिकुलर टू AC, हेंस इसके बाद वो पूरा लिखेंगे फिर क्वेश्चन में, ठीक है, समझे। अच्छा, इधर कहाँ पर क्या चीज यूज की उसको लिखना, सबसे पहले यहाँ पर यूज किया ना, CB की जगह पर क्या यूज किया, वो CB की जगह पर क्या यूज किया हम लोग ने, DA, तो यहाँ पर रीजन देंगे, CB की जगह पर DA यूज किया, यहाँ पर क्या रीजन देंगे, देख DA डॉट DC का वैल्यू बराबर रहेगा DC डॉट DA के, यहाँ पर ये रीजन है, और यहाँ पे क्या रीजन आएगा, देख DA का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, DC के मैग्नीट्यूड, तो ये तीनों रीजन कर देना, समझे अच्छे से। इसके बाद वर्ड में जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो 2, 3, 4, 5 हो गया।